हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। स्टूडेंट्स, दो टर्म आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो लाइफ ही है और एक आपका है फंडामेंटल। स्टूडेंट्स, लाइफ चाहे ह्यूमन बींग्स की हो, चाहे किसी अदर एनिमल की हो, या प्लांट की हो, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हो, लाइफ एग्जैक्टली क्या है और किन किन चीज़ों को हम लोग उसमें इंक्लूड करते हैं, फिर हम कहते हैं कि उस ऑर्गेनिज्म में लाइफ है, यानी कि वो लिविंग है। ये एक अलग टॉपिक है, इस पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसमें हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो ये रहेगा कि हमारी जो लाइफ प्रोसेस है वो क्या क्या होती है। एग्जाम के लिए भी और आपके नॉलेज के लिए भी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग, फंडामेंटल, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। एग्जैक्टली जब भी आप प्रिपरेशन करते हो या आप अपने क्लास की कोर्स की तैयारी करते हो या लाइफ में जब आप आगे बढ़ते हो और अपने आप को दुनिया के सामने खड़ा करने का प्रयास करते हो, तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो आपका होता है फंडामेंटल, कि आपकी नींव कितनी मजबूत है। आप जहाँ से चले थे, जिन चीज़ों को आपको सीखना था, उसमें गहराई तक आपने उसका जो बेसिक है वो कितना आपको आता है। इसी क्रम में आज हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को हम लोग 3 लेक्चर में फिनिश करेंगे। आज हमारा ये पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम 3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहला होगा डिफिनीशन ऑफ द सेल, दूसरा होगा शेप एंड साइज ऑफ द सेल, और तीसरा होगा टाइप ऑफ सेल। 3 चीज़ों को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, क्या कभी आपने सोचा है कि आप जिस घर में रहते हो वो घर घर क्यों कहलाता है? एक तो बात यह है स्टूडेंट्स कि घर इसलिए कहलाता है कि वो हम पूरे परिवार के माता पिता, भाई बहन, दादा दादी और जो लोग होते हैं, हम लोग उस घर में रहते हैं और वो घर कहलाता है। लेकिन एक चीज और आपको ध्यान देनी होगी कि घर जो होता है एग्जैक्टली उसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स भी होते हैं। जैसे रूम्स होते हैं, बेडरूम होता है, ड्राइंग रूम होता है, किचन होता है, लॉबी होती है, वरांडा होता है, बालकनी होती है, बाथरूम होते हैं। इन सब से मिलकर के क्या बना होता है? आपका हाउस या होम बना होता है, घर कह सकते हैं, बना होता है। और डीप में अगर हम जाएंगे तो आप पाएंगे कि ये सारी चीजें जो हैं, चाहे आपका बेडरूम हो या ड्राइंग रूम हो, एग्जैक्टली इनको एक सराउंडिंग के लिए, इनको एक शेप देने के लिए हम लोग क्या करते हैं? दीवार का यूज करते हैं, कि वॉल बनाते हैं। तो वॉल एग्जैक्टली क्या होता है? यही कमरों का निर्माण करते हैं, रूम्स का निर्माण करते हैं। और अगर हम रूम्स की बात करते हैं तो दीवालों से बने होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि दीवाल किसके बने होते हैं, तो अगर आप महसूस किया होगा, बनते हुए देखा होगा, या आपको बताया गया होगा कि जो दीवालें होती हैं वो ईंटों से बनी होती हैं। हम आपको ये बात क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट से आप समझ सकते हो कि हमारा जो शरीर है, जो है प्लांट हो या एनिमल हो, इनका जो शरीर है वो भी एक ब्रिक से ही बना हुआ है। एग्जैक्टली ब्रिक का मतलब यहाँ पर है कि उसी प्रकार की छोटी यूनिट से बना हुआ है। जैसे एक मकान में कई कमरे होते हैं, कमरे दीवालों से बने होते हैं और दीवालें ईंटों से बनी होती हैं, वैसे ही साइंटिस्ट ने जब रिसर्च किया, जब उन्होंने हमारी बॉडी को, प्लांट की बॉडी को स्टडी करना शुरू किया, तो ये पाया कि हमारी बॉडी एक सिंगल बॉडी नहीं है। इस बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारा हार्ट है, ब्रेन है, लीवर है, लंग्स है। ये सारे ऑर्गन्स मिल करके क्या करते हैं? बॉडी का निर्माण करते हैं। और डीप में अध्ययन किया गया तो पाया गया कि ये जो ऑर्गन्स हैं ये भी कई प्रकार के टिश्यू से मिलकर के बने होते हैं। और डीप में अध्ययन किया गया तो ये पाया गया कि ये टिश्यू भी जो हैं वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट से मिलकर बने हुए हैं, जिसको हम सेल कह सकते हैं या सेल कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो ये पाते हैं कि हाउस
जो है वो कमरों से बना होता है, कमरे दीवालों से बनी होती हैं और दीवालें जो होती ईंट की बनी होती हैं। वैसे ही ह्यूमन बीइंग ऑर्गन से बना होता है, ऑर्गन्स टिश्यू से बने होते हैं और टिश्यू जो होते हैं वो अलग अलग सेल से बने होते हैं। इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि ये हमारा हाउस है स्टूडेंट्स, ये हाउस है। हाउस किससे मिलके बना होगा? रूम से बना होगा स्टूडेंट्स। रूम किससे मिलके बना होगा? वॉल से मिलके बना होगा। और वॉल किससे मिलके बना होगा स्टूडेंट्स? ब्रिक से मिलके बना होगा। सेम चीज अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं तो पाते हैं कि ये मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, बॉडी है। बॉडी किससे मिलके बनी होती है? ऑर्गन्स से मिलके बनी होती है। ऑर्गन्स किससे मिलके बने होते हैं? टिश्यू से मिलकर के बने होते हैं और टिश्यू हमारे सेल से मिलकर के बने हैं। अब यहाँ पे कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो ये पाएंगे स्टूडेंट्स कि हमारा जो हाउस को हम अपनी बॉडी से कंपैरिजन कर सकते हैं और हम सेल को अपने ब्रिक से कंपैरिजन कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारे हाउस की फंडामेंटल यूनिट ब्रिक है तो हमारी बॉडी की फंडामेंटल यूनिट क्या है? सेल है। मींस हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर कौन प्रोवाइड करता है? सेल प्रोवाइड करता है। जैसे हाउस को स्ट्रक्चर कौन प्रोवाइड करता है? ब्रिक प्रोवाइड करता है। तो अगर हम स्टूडेंट वॉल हाउस के बारे में यहाँ पे कहेंगे तो ब्रिक क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ हाउस है। ऐसे ही सेल क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। लेकिन एक यहाँ पर डिफरेंस भी आपको हाउस के बारे में और सेल के बारे में यानी कि बॉडी के बारे में आपको समझना होगा। जैसे सेल ने क्या किया? सेल केवल स्ट्रक्चरल यूनिट ही नहीं है स्टूडेंट्स, सेल केवल हमारे शरीर का एक फ्रेमवर्क ही नहीं बनाती है जैसे हमारा हाउस ब्रिक के बने होते हैं। सेल क्या होती है? एग्जैक्टली जितने भी लिविंग प्रोसेस है, जीवित रहने के लिए, लिविंग रहने के लिए जो बायोकेमिकल रिएक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है, लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए जो रिस्पिरेशन है, जो आपका एक्सक्रीशन है, जो आपका डाइजेशन है, ये सारी चीजें जो हो रही होती हैं ये सब बायोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू होती हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू होती हैं। और ये बायोकेमिकल रिएक्शंस कहां पर होते हैं स्टूडेंट्स? सेल के अंदर होते हैं। तो इसीलिए सेल को एग्जैक्टली स्टूडेंट क्या कहा जाता है? स्ट्रक्चरल यूनिट तो है ही, साथ में लाइफ की क्या है? फंक्शनल यूनिट भी है। इसको और समझिए ऐसे, जैसे मान लीजिए कि एक ह्यूमन बीइंग है, वो डेड हो गया, मर गया। अब मरने के बाद उसका स्ट्रक्चर तो सेम रहता है, सेल तो कहीं चले नहीं जाते हैं, सेम बॉडी रहती है जब तक उसको जला नहीं दिया जाता है या उसको जमीन में दफना नहीं दिया जाता है, तब तक उसके सेल्स वैसे ही रहते हैं, स्ट्रक्चर बॉडी का सेम रहता है। डेड क्यों हुआ? क्योंकि उसके सेल के अंदर का जो फंक्शनल जो उसकी एक्टिविटी थी वो खत्म हो जाती है। यानी कि जब सेल फंक्शन करना स्टॉप कर देते हैं, जब सेल काम करना बंद कर देते हैं तो इंसान की डेथ हो जाती है। इसलिए स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है कि सेल दोनों तरह से काम करता है। सेल किसी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर भी बनाता है और उसके वर्क को यानी कि उसके फंक्शन को भी परफॉर्म करने का काम करता है। इस चीज को आपको ध्यान रखिएगा। हमारा जो हाउस है वो केवल स्ट्रक्चर करता है, फंक्शन कोई नहीं करता है, फंक्शन हमको करने होते हैं, बट सेल को दोनों काम दिए गए हैं। हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर भी बनाता है और फंक्शन भी करता है। इसलिए अगर आपको डिफाइन करना हो व्हाट इज सेल तो आप कहोगे सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो एक चीज तो यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चरल यूनिट है क्योंकि ये क्या करती है? स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। और सेकंड थिंग स्टूडेंट्स आपको जो जानना है दैट इज फंक्शनल यूनिट, क्योंकि ये हमारी बॉडी में क्या करती है? सेल लेवल पर फंक्शन को परफॉर्म करने का काम करती है। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई इसमें से पूछना हो, कोई कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम आपको उसका आंसर प्रोवाइड कर देंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करेंगे।
आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब बात आती है स्टूडेंट्स, सपोज करिए कितना इंटरेस्टिंग है ये कि हम ये जान गए कि हमारी बॉडी सेल की बनी है, लेकिन हमको पहले से नहीं पता था। जब अर्थ पे लाइफ की ओरिजिन हुई, उसके करोड़ों वर्षों तक हमको ये नहीं पता था कि हमारी बॉडी किसकी बनी है। इसकी क्यूरियोसिटी भी लोगों में नहीं थी, क्योंकि हमको सेल को देखने के लिए हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था। सेल बहुत छोटे होते हैं, उनको हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, और हमारे पास बहुत समय तक ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं था जिससे हम ये देख पाए कि हमारी बॉडी किस चीज से बनी हुई है। धीरे धीरे करते करते 1665 में, बहुत कम समय भी हुआ है, अगर हम अर्थ की ओरिजिन की बात करें कि अर्थ की ओरिजिन 4.6 मिलियन ईयर हो गए और बिलियन ईयर हो गए, और ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें तो अभी 10,000 ईयर ही हुए हैं, 10,000 साल ही हुए हैं ह्यूमन बीइंग को धरती पर बर्थ के, उनको ओरिजिन के। और उसमें से हम बात करें तो 1665 में सबसे पहली बार एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या था, रॉबर्ट हुक। बहुत फेमस हो गए, इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। एक टर्म आप यहाँ पे ध्यान रख लो, साइटो। साइटो मीन्स होता है सेल, और लॉजी का मतलब होता है यहाँ पे बेटा स्टडी, स्टडी ऑफ सेल। जब हम सेल की स्टडी करते हैं, उसके हम क्या कह देते हैं, क्या कर रहे हैं, हम साइटोलॉजी कर रहे हैं। और सबसे पहले सेल के बारे में जो डिस्कवरी की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी, इसीलिए रॉबर्ट हुक को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ द साइटोलॉजी। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है स्टूडेंट कि फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, तो आप बताएंगे कि रॉबर्ट हुक इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी एंड ही डिस्कवर्ड सेल इन 1665। सबसे पहले इन्होंने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था। इस चीज को आपको याद रखना है। अब बात आती है कि सेल को डिस्कवर कैसे किया होगा। सेल तो नेकेड आई से दिखती नहीं है, तो इन्होंने क्या किया था स्टूडेंट्स, इन्होंने अपने द्वारा एक माइक्रोस्कोप का मैन्युफैक्चरिंग किया, क्योंकि उस समय क्यूरियोसिटी बढ़ गई थी कि लेंस वगैरह बन गए थे, तो इन्होंने अपने हाथ से क्या किया, एक माइक्रोस्कोप का एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया कि जब उन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया तो क्यूरियोसिटी थी कि इसमें कोई चीज हम देखें, तो लैब में उन्होंने क्या किया कि जो केमिकल्स की जो बॉटल होती हैं, उसका जो कैप होता है वो एग्जैक्टली कॉर्क का बना होता है। कॉर्क क्या होता है, जब आप और डीप में पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में तो आप पाएंगे प्लांट्स जो होते हैं उसकी जो ऊपरी जो लेयर होती है, उसके नीचे की जो लेयर होती है उसको कॉर्क कहा जाता है। एग्जैक्टली कॉर्क को हम बात करेंगे तो कॉर्क को हम कह सकते हैं डेड प्लांट सेल होता है। कॉर्क क्या होता है, डेड प्लांट सेल होता है, ये आप कह सकते हैं। कॉर्क क्या होता है, डेड प्लांट सेल होता है। तो इन्होंने उस जो बॉटल की जो कैप होती है, उस वुडन की होती है, लकड़ी की होती है, कॉर्क की बनी होती है, उस कॉर्क को उन्होंने क्या किया, एक फाइन शार्प नाइफ से उसकी एक पतली सी स्लाइड बनाई, और उस स्लाइड को अपने माइक्रोस्कोप में रखा, और फिर ऊपर से लेंस से अपना जो है वो देखने का काम शुरू किया। जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से उस कॉर्क की स्लाइड को देखा तो उनको उस स्लाइड में हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया। जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, वैसे ही अलग अलग छोटे छोटे उनको कंपार्टमेंट दिखाई दिए। ये कंपार्टमेंट को इस तरह से उनको छोटे छोटे कंपार्टमेंट यहाँ पर उनको दिखाई देने लगे। ये छोटे छोटे उनको वहां पर क्या दिखाई दिए, कंपार्टमेंट दिखाई देने लगे। ये कंपार्टमेंट एग्जैक्टली जो दिखाई दिए, ग्रीक में जो लिटिल रूम होता है, लिटिल रूम होता है, उसको क्या कहा जाता है, सेलुला कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, सेलुला। सेलुला मीन्स होता है लिटिल रूम या लिटिल कंपार्टमेंट। बाद में इसी लिटिल रूम या सेलुला को क्या कहा गया, सेल कह दिया गया, और हिंदी में क्या कह देते हैं इसको स्टूडेंट्स, कोशिका कह देते हैं। क्या कह देते हैं, कोशिका। तो इन्होंने ही इसको सेलुला कहा था, लिटिल चैम्बर को। और अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा, कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं।
कि सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर किया, तो आप कहोगे सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने। कब किया, 1665 में किया। किस चीज से किया, तो सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप, अपने द्वारा डिजाइन किए गए माइक्रोस्कोप से देखा। और किस में देखा, तो कॉर्क सेल में देखा। कॉर्क सेल कैसी होती है स्टूडेंट्स, तो डेड प्लांट सेल्स होती है। कॉर्क सेल कैसी होती है, डेड प्लांट सेल्स होती है। यानी कि सबसे पहले जो सेल देखी गई वो कैसी थी, वो डेड थी। लेकिन हम लोग कैसे हैं, लिविंग हैं। जितने भी प्लांट हैं, एनिमल हैं, माइक्रोब्स क्या हैं, सब लिविंग हैं। तो अभी लिविंग सेल को देखने की क्यूरियोसिटी बढ़ी कि क्या ह्यूमन बॉडी भी सेल का बना होता है, या क्या लिविंग प्लांट भी सेल का बना होता है। इसके लिए दुनिया में अलग अलग जगहों पर साइंटिस्ट ने उसका एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। सबसे पहले जो सफलता मिली लिविंग सेल को देखने की, उनका नाम था एंटोन वॉन लीeuwenhoek। ये आपको ध्यान रखना होगा, क्या नाम था उनका, एंटोन वॉन लीeuwenhoek। सबसे पहले लिविंग सेल देखने वाले पर्सन का क्या नाम था, एंटोन वॉन लीeuwenhoek। ये आपको ध्यान रखना है, एंटोन वॉन लीeuwenhoek, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले सेल को किसने देखा था, सबसे पहले सेल को देखा था रॉबर्ट हुक ने देखा था। हुक ने देखा था, किससे देखा था, तो सबसे पहले देखा था उन्होंने माइक्रोस्कोप से, खुद का बनाया हुआ। और किसमें देखा था, कॉर्क सेल में देखा था, जो कैसी थी, डेड प्लांट सेल थी। लेकिन डेड प्लांट सेल के बाद सबसे पहले लिविंग सेल को देखने वाले पर्सन कौन से थे, तो आप कहेंगे एंटोन वॉन लीeuwenhoek वाज द फर्स्ट पर्सन टू सी लिविंग सेल। ये बहुत बार पूछा गया है। और कब देखा था, एग्जैक्टली सबसे पहले इन्होंने जो लिविंग सेल देखा था वो प्रोटोजोआ को देखा था 1674 में। 1674 में सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, लिविंग सेल को उन्होंने देखा था। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। लिविंग सेल को उन्होंने सबसे पहले देखा था 1674 में, वेरी इंपॉर्टेंट है। और किसको देखा था, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ मीन्स बेटा जैसे अमीबा, जैसे अमीबा, जैसे पैरामीशियम यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म थे उनको सबसे पहले उन्होंने देखा था। इसके बाद उन्होंने क्या किया, कई सालों के बाद बैक्टीरिया को देखा। तो अब यहाँ पे पूछ सकता है कि इन्होंने किन किन चीजों को देखा होगा। तो एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने व्हाइट ब्लड सेल्स को देखा, WBC की डिस्कवरी इन्होंने की। एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने रेड ब्लड सेल्स RBC को देखा। एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने ईस्ट सेल जो फंगी होते हैं यूनिसेलुलर उसको देखा। स्पर्म जो होते हैं उनको देखा, और बैक्टीरिया को। यानी कि प्रोटोजोआ के अलावा इन चीजों को भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन किया। तो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन ऑफ लिविंग सेल बाय एंटोन वॉन लीeuwenhoek। तो सबसे पहले 1674 में ये लिविंग सेल को माइक्रोस्कोप से देखने का शुरुआत हुई। यानी कि लिविंग सेल नाम की कोई चीज है इस अर्थ पर इस दुनिया में, ये 1674 में क्लियर हुआ। इससे पहले इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। एंटोन वॉन लीeuwenhoek के बाद आप बात करेंगे, यानी कि अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि डिस्कवरी की अगर बात आएगी तो दो लोगों का नाम बड़े लेवल पर लिया जाएगा। एक हैं रॉबर्ट हुक, जिनको फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था। लेकिन वो सेल कैसी थी, वो डेड सेल थी। तो लिविंग सेल किसने देखा, तो लिविंग सेल को देखा एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने। कब देखा, 1674 में देखा। और सबसे पहले जिस सेल को देखा वो क्या था, दैट वाज प्रोटोजोआ मींस अमीबा या पैरामीशियम। इसके बाद लड़ी लग गई, लाइन लगा दिया उन्होंने, जो चीज मिलती थी उस चीज को उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखना शुरू किया। ब्लड को देखा, WBC को देखा, RBC को देखा, ईस्ट को देखा, बैक्टीरिया को देखा, स्पर्म सेल को देखा, और फिर लाइन लगती चली गई, अलग अलग लिविंग सेल को देखने का पूरा एक सिलसिला बन गया। स्टूडेंट्स,
आपको पता होगा, अगर आपने थोड़ी सी भी बायोलॉजी पहले से पढ़ी होगी सेल के बारे में, तो एक टर्म आता है न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस केमिस्ट्री में होता है, जहां पर जो एटम्स होते हैं, एटम के सेंटर में को हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसके अलावा कुछ अदर्स जो है वो एंटी पार्टिकल्स वगैरह भी वहां पर होते हैं, और वो दोनों जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से वहां पर जुड़े होते हैं। बट हम अगर बायोलॉजी की बात करते हैं, तो हमारी जो सेल होती है, हमारी जो सेल है, यानी कि जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है, उसके बीच में भी क्या होता है, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। ये पूरे सेल को कंट्रोल करने का काम करता है। कुछ सेल में होता है, कुछ सेल में नहीं होता है, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, किसमें न्यूक्लियस है, किसमें नहीं है। बट सबसे पहले न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी की थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, तो आप बताएंगे रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, 1831 में की थी। ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 नाम कौन कौन से? एक नाम आपको रॉबर्ट हुक का याद रखना है। दूसरा आपको नाम याद रखना है एंटोन वॉन लीवेनहॉक का नाम याद रखना है। और तीसरा नाम आपको याद रखना है रॉबर्ट ब्राउन का। रॉबर्ट हुक डिस्कवर प्लांट्स, डेड प्लांट सेल या प्लांट सेल। एंटोन वॉन लीवेनहॉक डिस्कवर्ड लिविंग सेल एंड रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। इस चीज को आपको याद रखना। नेक्स्ट चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है, अब स्टूडेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपके सामने आ गई है, इसको बहुत ही अच्छे समझिएगा। हमने सेल को डिस्कवर कर लिया, हमने ये भी पता कर लिया कि हमारी जो बॉडी है, जो लिविंग सेल जो होते हैं, दैट इज वो डेड सेल रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर कर लिया, और लिविंग सेल को जो है वो एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने डिस्कवर कर लिया। लेकिन अभी तक ये सिंगल सेल की डिस्कवरी की गई थी, यानी कि अभी तक जो डिस्कवरी की गई थी वो यूनिसेलुलर ही थे। जैसे ब्लड की हम बात करते हैं, तो ब्लड में जब हमने आरबीसी की देखा इन्होंने, तो आरबीसी सिंगल सेल है। डब्ल्यूबीसी को खोजा तो क्या था वो, डब्ल्यूबीसी क्या है, सिंगल सेल है। स्पर्म को देखते, स्पर्म क्या है, सिंगल सेल है। बैक्टीरिया क्या है, सिंगल सेल है। अभी तक हम ये नहीं जान पाए थे, या हमने ये महसूस नहीं किया था, या इसको हम अभी तक समझ नहीं पाए थे कि ह्यूमन बॉडी जो है वो किस चीज की बनी होती है, या कोई बड़ा सा प्लांट है, या इतना बड़ा हाथी होता है, इतना बड़ा ह्यूमन बीइंग है, कोई इंसेक्ट है, कीट है, ब्लू व्हेल है, या हॉर्स है, डॉग है, या बनियन ट्री है, मैंगो ट्री है। ये जो ट्री है एग्जैक्टली ये किससे बने होते हैं, इनका बेसिक यूनिट क्या होता है, अभी तक ये क्लियर नहीं था। अभी तक जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये ह्यूमन सेल जैसे जो आपका हाउस होता है, और जैसे आपका बॉडी होती है, हाउस की बेसिक यूनिट आपकी ब्रिक होती है, और हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट जो सेल होती है, ये कहानी अब समझ में आएगी लोगों को कि ऐसा होता है। ये कैसे प्रूव कर पाए कि हमारी बॉडी सेल की बनी होती है, प्लांट की बॉडी सेल की बनी होती है, कोई एलिफेंट की बॉडी भी सेल की बनी होगी, ब्लू व्हेल की बॉडी भी सेल की बनी होगी, बनियन का ट्री हो या आपका पीपल का ट्री हो, मैंगो का ट्री हो, कोई हर्ब्स हो, कोई सर्ब्स हो, सब किसकी बनी होंगी, सेल की बनी होंगी। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए दुनिया में अलग अलग साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अलग अलग जगह पर। उनमें से 3 नाम बहुत ही फेमस हैं जो आपको याद रखना है और इनके काम को याद रखना है। 3 नाम में आप यहां पर देख रहे हैं, पहला नाम यहां पर क्या है, सेल्डन। इनको याद रखना, सेल्डन याद रखना है आपको। सेल्डन क्या थे एग्जैक्टली, वो बॉटनिस्ट थे। ये पेड़ पौधों पर अपना एक्सपेरिमेंट करते थे, अलग अलग पेड़ों को उसको देखते थे कि ये किससे बने हैं, उसकी यूनिट क्या है। तो बहुत सारे 1000-2000 प्लांट को उन्होंने स्टडी की, और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला, या कह सकते हैं एक थ्योरी निकाली। इन्होंने कहा
इतने प्लांट का इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर लिया, तो इन्होंने ये क्लियर कर दिया, ये डिक्लेयर कर दिया कि ऑल प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल्स, यानी कि प्लांट की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, वो सेल है। इन्होंने प्लांट के बारे में कही थी, और ये बात 1838 में उन्होंने कही कि धरती पे जितने भी प्लांट हैं उनका स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, सेल है। पहली बार उन्होंने बताया, इससे पहले किसी को नहीं पता था। और उसी समय एक स्वान साइंटिस्ट थे, ये भी जर्मन के थे, ये फिजियोलॉजिस्ट थे, यानी कि ये एनिमल पे काम करते थे, एनिमल पे काम कर रहे थे। इन्होंने भी कई हजार एनिमल का एक्सपेरिमेंट किया और एक ही रिजल्ट निकाला कि जितने भी एनिमल हैं वो किसके बने हुए हैं, उनकी यूनिट क्या है, सेल है। ऑल एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल, यानी कि सभी सेल का, सभी एनिमल का स्ट्रक्चर यूनिट क्या है, सेल है। ये बात एक्सप्लेन की। अब यहाँ पे दो चीजों को इन्होंने एक तरह से क्लियर किया। इन्होंने कहा कि सभी प्लांट सेल के बने होते हैं, इन्होंने क्या, सभी एनिमल सेल के बने होते हैं। और इससे पहले एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने प्रूव भी कर चुके थे कि यूनिसेलुलर, यानी कि जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो तो सेल के होते ही होते हैं। तो अगर हम तीनों को जोड़ दें, एंटोन वॉन लीवेनहॉक की बात को, प्लांट की बात को, सेल्डन की बात को और स्वान की बात को, तो आप क्या कह सकते हैं। सपोज करिएगा अगर आपसे कहा जाए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन होते हैं, तो आप कहेंगे लिविंग में प्लांट आते हैं, लिविंग में कौन आते हैं, एनिमल आते हैं, और लिविंग में कौन आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो सेल्डन ने कहा सभी प्लांट सेल के बने होते हैं, स्वान ने कहा सभी एनिमल सेल के बने होते हैं, और एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने प्रूव भी कर चुके हैं कि सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल के बने होते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के बने होते हैं। तो इन तीनों को अगर हम जोड़ दें तो एक लाइन में जो निकल के आएगा फार्मूला वो क्या होगा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। ऑल लिविंग का मतलब हो जाता है सभी प्लांट, सभी एनिमल और सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये बात सेल्डन ने कही, ये बात स्वान ने कही, और ये बात किसने कही थी, एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने कही थी। और इन दोनों ने एक चीज और कही, वो क्या कहा, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, ये भी कह सकते हैं इसको। तो ये दो कॉन्सेप्ट जो है वो इनके द्वारा निकल करके आए कि सेल जो है वो लाइफ का फंडामेंटल यूनिट है, बहुत एक तरह से क्या है, मौलिक इकाई है। जैसे किसी भवन का, किसी बिल्डिंग का यूनिट ब्रिक, ईटा होता है, ईंट होता है, ऐसे ही जीवन का जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है, सेल है। ये इन दोनों लोगों के थ्योरी से निकल करके आए, लेकिन अभी थ्योरी कंप्लीट नहीं हुई है मेरे दोस्त। क्यों नहीं हुई है, सपोज करिए कि एक ह्यूमन बीइंग है, मान लो कोई छोटा बच्चा है, कोई छोटा बच्चा है, मान लो अभी वो आज उसका जन्म हुआ है, इतना बड़ा है, 6 महीने बाद वो इतना बड़ा हो जाएगा, 6 साल बाद वो इतना बड़ा हो जाएगा, और 18 साल बाद, 19 साल बाद, 20 साल बाद वो क्या हो जाएगा, पूरा वो एक ग्रोथ हो जाएगी उसकी। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि उसके साइज में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ग्रोथ हो रही है, बढ़ रहा है। अब सपोज करिए जितने सेल इसमें हैं क्या उतने सेल इसमें होंगे, नहीं साहब, इसमें सेल ज्यादा होंगे, इसके कंपैरिजन में इसमें सेल और ज्यादा हो जाएंगे, इसके कंपैरिजन में इसमें सेल और ज्यादा हो जाएंगे। तो ये समझ में नहीं आता साइंटिस्ट को कि ये सेल आते कहां से, ये एक सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, फिर इतने सेल, फिर पूरी बॉडी बन जाती है, हम इतने बड़े हो जाते हैं, ये एक्स्ट्रा सेल कहां से आते हैं। जबकि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्टार्टिंग होती है वो हमेशा सिंगल सेल से होती है। सिंगल सेल से ये इतने बिलियंस ट्रिलियन सेल्स कहां से आ जाते हैं, इस चीज का एक्सप्लेनेशन सबसे पहले जो किया वो 1858 में विर्च्यू के द्वारा किया गया, विर्च्यू के द्वारा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विर्च्यू ने सबसे पहले बताया था कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो नए सेल आते हैं वो कहीं बाहर से नहीं आते हैं, पहले से ही जो सेल हैं उन्हीं का मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि उन्हीं का डिवीजन होता है। तो 1 से 2 डिवाइड होते हैं, 2 से 4 डिवाइड होते हैं, 4 से 8 डिवाइड होते हैं, 8 से 16 डिवाइड होते हैं। इस तरह से वो लेयर पर लेयर क्या करते हैं, वो पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। जैसे एक ईंट के बाद, जैसे जब भी आपको बिल्डिंग बननी होती है तो सबसे पहले एक ही ईंटा नींव में रखा जाएगा, उसके ऊपर एक ईंटा, उसके साइड में एक ईंटा, फिर उसके साइड में एक ईंटा, फिर उसके ऊपर ईंट की लेयर, फिर उसके ऊपर ईंट की लेयर। जैसे ईंट की लेयर बढ़ती चली जाती है, ऐसे ही हमारे शरीर में एक लेयर में सेल्स डिवाइड होते चले जाते हैं। ये एक प्रकार की बायोकेमिकल प्रोसेस होती है, लिविंग प्रोसेस होती है, और उससे नए सेल बनते चले जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि ऑल न्यू सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सभी नए सेल जो होते हैं वो पहले से एग्जिस्टिंग सेल से ही आते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते हैं। तो इन तीनों लोगों की बातों को जोड़ करके एक थ्योरी बना दी गई। इन्हीं की तीनों की बातों को मिला करके जो थ्योरी बनाई गई, दिस इज कॉल्ड सेल थ्योरी। यानी कि सेल थ्योरी और कुछ नहीं है, कुछ याद नहीं करना है आपको। सेल थ्योरी कुछ नहीं है। शेल्डन ने कहा सभी प्लांट सेल के बने होते हैं, श्वान ने कहा सभी एनिमल सेल के बने होते हैं, इन दोनों को जोड़ दिया तो कहा गया सभी ऑर्गेनिज्म सेल के बने होते हैं। इनकी एक बात को और जोड़ दिया गया कि सेल फंडामेंटल यूनिट होती है लाइफ की। बाद में दिमाग में आया कि सेल कैसे ग्रो करते हैं, एक सेल से 2 कैसे बनते हैं, सेल की संख्या कैसे बढ़ती है, उसके लिए विर्च्यू आ गए, रुडोल्फ विर्च्यू। इन्होंने कह दिया कि नए सेल कहीं बाहर से नहीं आते हैं, जो सेल्स होती हैं उन्हीं का डिवीजन होता है और उससे नए सेल बढ़ते चले जाते हैं। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 64, 126, 256 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। ये क्या कहलाएगी, आपकी सेल थ्योरी कहलाएगी। इस चीज को आपको क्लियर करना है। इसमें कोई डाउट हो तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल देंगे, आपको हम इसका आंसर जरूर देंगे। अब बात आती है कि लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी बढ़ी कि ऑर्गेनिज्म तो सेल के बने होते हैं, बात समझ में आ गई, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सभी सेल के बने होते हैं। लेकिन जब हम स्टडी कर रहे थे तो हमने पाया कि 2 तरह के ऑर्गेनिज्म इस धरती पर हैं। एक जो केवल सिंगल सेल से अपनी पूरी लाइफ को कंप्लीट करते हैं, यानी कि उनकी बॉडी सिंगल सेल की बनी होती है। आप दुनिया में कोई भी ऐसा मकान नहीं पाएंगे जो एक ईंटे का बना हो, इम्पॉसिबल। एक ब्रिक का मकान नहीं बन सकता, एक ब्रिक का हाउस नहीं बन सकता, लेकिन एक सेल से एक ऑर्गेनिज्म, एक जीव का निर्माण होता है, और उसके बहुत लाखों एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं जिनको हम प्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि साइंटिस्ट ने यह क्लियर कर दिया कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, सेल की संख्या के आधार पर ऑर्गेनिज्म 2 प्रकार के होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका शरीर केवल सिंगल सेल से बना होता है, यानी कि जितनी भी उनके अंदर की जो बॉडी होती है वो सिंगल सेल की, एक सेल से पूरी बॉडी बनी होती है। और दूसरी मल्टी सेलुलर, जिनकी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर के बनी होती है। तो यूनिक का मतलब बेटा यहाँ पे क्या होता है, यूनिक का मतलब स्टूडेंट्स सिंगल होता है, और सेलुलर का मतलब सेल, यानी कि एक सेल से जिनकी बॉडी बनी होती है, दे आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। और जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं या लाइफ प्रोसेस हैं, ऑल द लाइफ प्रोसेस आर कंप्लीटेड बाय सिंगल सेल। जो भी लाइफ प्रोसेस है वो सिंगल सेल के द्वारा ही कंप्लीट करते हैं, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो रिस्पिरेशन हो, चाहे वो एक्सक्रीशन हो, चाहे वो लोकोमोशन हो, हर चीज को वो एक सेल से ही परफॉर्म कर लेते हैं। शॉर्ट में समझने के लिए आपको बता देते हैं कि जैसे आपका अमीबा है, अमीबा एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है, यूग्लिना एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है, पैरामीशियम सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया
सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिंगल सेल, एक सेल के कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं, तो आप बता सकते हैं अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम। ऐसे ही लाखों हैं, जैसे प्लाज्मोडियम हो जाता है, ट्रिपैनोसोमा हो जाता है, लीशमानिया हो जाता है, एंटमीबा जिंजीवैलिस हो जाता है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका हो जाता है। बहुत सारी लिस्ट है उसकी, वो आप याद करते करते परेशान हो जाएंगे। लेकिन बेसिक जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल्स बताइए, तो आप बैक्टीरिया का नाम सबसे पहले सकते हैं। बैक्टीरिया सिंगल सेल का है, अमीबा सिंगल सेल का है, यूग्लिना सिंगल सेल का है और पैरामीशियम सिंगल सेल का है। इसको आपको ध्यान में रखना। ऐसे ही मल्टी सेलुलर, मल्टी मतलब क्या होता है? मल्टी मतलब होता है बहुत सारे, मैनी, सेलुलर मतलब सेल, यानी कि ऑर्गेनिज्म क्या है जो बहुत सारे सेल से मिलकर के बने होंगे, वो क्या कहलाएंगे? वो दे आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। तो हमने बात किया यहाँ पे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम और बैक्टीरिया, ये क्या हो जाते हैं? ये यूनिसेलुलर हो जाते हैं। वहीं पे मल्टी सेलुलर की मतलब हो जाती है कि जिनका शरीर एक से अधिक करोड़ों अरबों कोशिकाओं से मिलकर के बने होंगे। अब यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करते हैं इंसेक्ट के कंपैरिजन में, ह्यूमन बॉडी में सेल की संख्या ज्यादा होगी। ह्यूमन बॉडी की कंपैरिजन में एक प्लांट जो होगा, बड़ा सा प्लांट, चाहे वो नीम का हो या आम का हो या बनियन का हो या पीपल का हो, उसमें सेल की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। ये आप देख सकते हैं। तो कोई भी एनिमल हो, कोई भी एनिमल हो, प्रोटोजोआ को छोड़ करके, अमीबा को छोड़ करके, और ह्यूमन बींग्स है और प्लांट्स हैं, सभी मल्टी सेलुलर होते हैं। और जब ये मल्टी सेलुलर होते हैं तभी सेल में कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप हो जाती है, और वहीं से अलग अलग वर्क को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। अलग अलग टिश्यू क्या करते हैं? अलग अलग ऑर्गन्स बनाते हैं। यानी कि जब हम बात करते हैं यहाँ पर बॉडी की, ऑर्गेनिज्म की जब बात करते हैं यहाँ पर, एग्जैक्टली ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म किससे बना होगा? ऑर्गन सिस्टम का बना होगा। ऑर्गन सिस्टम मीन्स बेटा क्या हो गया? जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो हमारे में जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम, जैसे नर्वस सिस्टम, तो ये ऑर्गन सिस्टम हो गए। और ऑर्गन सिस्टम किससे मिलके बने होते हैं? ऑर्गन से। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम, आजकल रेस्पिरेशन को लेकर के काफी लोग परेशान हैं। कोविड-19 जो डिजीज है, ये पूरा पूरा आपका लंग्स पर अटैक करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज कर देता है। तो एग्जैक्टली रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपके लंग्स आते हैं, ट्रैकिया आता है, ब्रोंकाई आता है, नोज आता है, ये सब मिल करके क्या करते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो ऑर्गन्स किससे बने होते हैं? ऑर्गन्स एग्जैक्टली टिश्यू के बने होते हैं। और टिश्यू किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। तो ये जो हायरार्की हमारे स्टूडेंट्स है, वो किस चीज की है? ये हमारी हायरार्की, ये मल्टी सेलुलर की है। अगर हम बात करते हैं यूनिसेलुलर की, तो यूनिसेलुलर में केवल क्या होगा? ऑर्गेनिज्म होगा और सेल होगा। सेल, बीच में कुछ नहीं होता है। जैसे अमीबा है, अमीबा दैट इज सेल, नॉट टिश्यू, नो ऑर्गन, नो ऑर्गन सिस्टम। बैक्टीरिया, नो टिश्यू, नो ऑर्गन, नो ऑर्गन सिस्टम। पैरामीशियम, नो टिश्यू, नो ऑर्गन, नो ऑर्गन सिस्टम। बट सेल इज कॉमन इन बोथ, सेल दोनों में कॉमन है, इसीलिए सेल क्या हो जाता है? फंडामेंटल हो जाता है। क्योंकि लाइफ के लिए सबसे जो कॉमन यूनिट है, वो चाहे आपकी यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, उसके लिए जो कॉमन यूनिट है वो कौन सी है? वो सेल होती है। इस चीज को आपको समझना। इसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से यूनिसेलुलर विंग्स हो सकते हैं, कौन कौन से मल्टीसेलुलर। जैसे मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया था, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है ये बैक्टीरिया। एग्जैक्टली ये बैक्टीरिया जो है ये यूनिसेलुलर हो जाता है। अमीबा ये यूनिसेलुलर हो जाता है। ये आप बात करते हैं यहाँ पर पैरामीशियम, ये आपके मल्टीसेलुलर हो जाते हैं। यहाँ पे प्लांट की बात करें हम, प्लांट आपका और कोई भी ह्यूमन बीइंग है
तो ये कैसा होगा, ह्यूमन बीइंग, प्लांट। तो मल्टीसेलुलर में जैसे एलिफेंट हो गया, ब्लू व्हेल हो गया, हॉर्स हो गया, काऊ हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया, कोई इंसेक्ट हो गया, यहाँ तक कि जो आपके अर्थवर्म जो होता है, अर्थवर्म जो होता है, कॉकरोच जो होता है, कॉकरोच, आपका जो मॉस्किटो होता है, मॉस्किटो, फ्लाई जो होते हैं, फ्लाई, ये सब कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, बट यूनिसेलुलर बीइंग्स को हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, अनएडेड आई के द्वारा हम इसको नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है, बट मल्टी सेलुलर को देखने के लिए हमको, ऑर्गेनिज्म की बात मैं कर रहा हूँ, सेल को देखने की रिक्वायरमेंट होगी, पर मल्टी सेलुलर को देखने के लिए हमको, हाथी को देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप नहीं चाहिए, ब्लू व्हेल को देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप नहीं चाहिए, लेकिन अगर हम उसके सेल को देखना चाहेंगे तो हमको उसके माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान देनी है कि हम जो हमारी जो सेल्स हैं वो क्या एक तरह की होती है पूरी बॉडी में, सर से लेकर के पैर तक, प्लांट में ले लीजिए या किसी एनिमल में ले लीजिए, क्या सेल एक ही तरह के होते हैं, यानी कि ईंट जो होती है मकान में क्या एक तरह की होती है, ऐसा नहीं है। देखिए आपने कभी महसूस किया होगा कि जिस तरह की हमको शेप देना होता है उस तरह से हम ईंट को क्या कर देते हैं, उसको शेप दे देते हैं। जिससे कि मान लो ट्रायंगल बनाना है तो ईंट को हम क्या करते हैं, ट्रायंगल में बना देते, काट तोड़ देते हैं। अगर हमको कोई सर्कल, कोई कर्व देना है तो कर्व देते समय क्या करते हैं, ईंट को हम कर्व की तरह चेंज कर देते हैं। अगर हमको कोई रेक्टेंगल बनाना है तो हम ईंट को क्या करते हैं, रेक्टेंगल का शेप दे देते हैं। यानी कि हमारी डिमांड या हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जब हम ईंट का यूज करते हैं तो उसको अलग अलग शेप दे देते हैं। ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है कि जब हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स का निर्माण हो रहा होता है तो ऑर्गन्स के परफॉर्मेंस या उसके एक्टिविटी के अकॉर्डिंग उसके शेप में और साइज में चेंजेस किए जाते हैं। वो चेंजेस नेचुरल होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, या अगर आपसे पूछा जाए क्या सभी ऑर्गेनिज्म में सेल का साइज या शेप एक जैसा होता है, तो आप कहेंगे नहीं, शेप और साइज डिपेंड करता है उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सेल जो होते हैं वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में वेरी करते हैं उनके शेप और साइज में, इस चीज को आपको समझना होगा। बहुत सारे जो सेल्स होते हैं वो ओवल शेप हो सकते हैं, बहुत सारे सेल ओवल शेप में होते हैं, ये स्फेरिकल हो गया। बहुत सारे कैसे होते हैं, ओवल शेप में होते हैं। बहुत सारे कैसे होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। बहुत सारे कैसे होते हैं, स्पिंडल शेप में होते हैं, ऐसे होते हैं, स्पिंडल शेप में होते हैं। और बहुत सारे क्या होते हैं, इरेगुलर होते हैं, यानी कि उनका कोई निश्चित शेप ही नहीं होता है। बहुत सारे क्या होते हैं, जैसे आपका WBC, वो इरेगुलर होगा, अमीबॉयड होगा, वो बार बार अपना शेप क्या करेगा, चेंज करता रहेगा। तो एग्जैक्टली हमारी बॉडी में जो स्मूथ मसल्स होती हैं, जो मसल्स होती हैं वो एग्जैक्टली कैसी होती हैं, स्पिंडल शेप में होती हैं। इस तरह का अगर शेप है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, स्पिंडल शेप कहते हैं। क्या कहेंगे, स्पिंडल शेप कहेंगे। हमारी जो फैट सेल होती है, यानी कि जहां पे हमारा फैट स्टोर होता है, एडिपोज टिश्यू जिससे बने होते हैं, फैट सेल क्या बनाते हैं, एडिपोज टिश्यू बनाते हैं। और एडिपोज टिश्यू क्या होता है, जहां पर फैट टिश्यू होता है वो कैसा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये आपका ओवल शेप में होता है। ओवम जो होता है वो भी कैसा है, आपका स्फेरिकल होता है। स्पर्म देखिए कैसा है, स्पर्म का जो हेड है वो ओवल शेप होता है और स्पर्म का जो टेल है वो स्पाइरल होती है, ये अलग शेप का होता है। बोन सेल देखिए यहाँ पर कैसी है, इरेगुलर शेप होती है। ऐसे ही आपकी जो WBC होती है वो इरेगुलर होती है। RBC आपकी कैसी होती है, ये कॉनकेव शेप में होती है, आपने देखा हो कॉनकेव शेप में होती है। और सबसे कॉम्प्लेक्स शेप जो होता है वो नर्व सेल का होता है। किसी भी प्लांट, एनिमल या अदर ऑर्गेनिज्म की बात करें पूरे लिविंग वर्ल्ड में, तो पूरे लिविंग वर्ल्ड में अगर हम बात करते हैं सबसे कॉम्प्लेक्स सेल कौन सा होता है, तो वो नर्व सेल होता है।
ये लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी होता है, और ओवम क्या होता है, लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी होता है, और स्पर्म जो होता है वो स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी होता है। तो ये चीजें तो आपको एग्जाम में ज्यादा नहीं पूछी जाती हैं। तो ये शेप के बारे में पूछ सकता है, तो अलग अलग शेप के होते हैं। तो एक लाइन में अगर हम कहेंगे तो शेप और साइज जो सेल का होता है वो वैरी करता है, एक जैसा नहीं होता। इस चीज को आपको यहाँ पर क्लियर कट समझना। दूसरी चीज आपको ध्यान देनी होगी साइज के बारे में। तो जैसे शेप अलग अलग होती है, वैसे साइज भी अलग अलग सेल का अलग अलग होता है। ध्यान दीजिएगा, बैक्टीरिया का साइज सबसे छोटा होता है। ह्यूमन बीइंग में भी क्या है कि अलग अलग सेल की साइज अलग अलग होती है। अलग अलग एनिमल के जो सेल की साइज है वो भी क्या होती है, वो अलग अलग होती है। सेल की साइज की अगर हम बात करते हैं तो हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स जो होती है उसको हम मान सकते हैं कि सबसे छोटी मानी जाती है ओवम के बाद, सॉरी स्पर्म के बाद, और नर्व सेल को हम लोग सबसे लॉन्गेस्ट मान सकते हैं, सबसे लंबी मानी जाती है। अब हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि जो साइज है एग्जैक्टली उसका एग्जैक्ट फिगर क्या हो सकता है, और सेल की साइज कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, और सबसे बड़ा सेल कहाँ किस साइज का हो सकता है, सबसे छोटा सेल किस साइज का हो सकता है। इसको जानने से पहले दो चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। पहली चीज जानना जरूरी है कि एग्जैक्टली जो सेल है, जो दुनिया का सबसे छोटा सेल है, दैट इज PPLO। दैट इज PPLO। PPLO ये दुनिया का सबसे छोटा सेल है। इसका पूरा नाम है प्लूरो न्यूमोनिक लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO। इसको माइकोप्लाज्मा कहते हैं। ये स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ऑन अर्थ है, सबसे छोटा सेल है ये। और सेकंड थिंग आपको ध्यान रखनी है वो आपका है ऑस्ट्रिच एग। ये सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट सेल है, अभी तक नोन लार्जेस्ट सेल है, और ये सबसे छोटा सेल है, स्मॉलेस्ट। ये दो चीजें आपको बेटा याद रखनी है। स्मॉलेस्ट कौन सी हो जाती है, PPLO। और सेकंड चीज जो बताई थी हमने यहाँ पर शेप के बारे में, तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अलग अलग जो सेल की शेप होती है वो उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। साइज की हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर, तो एग्जैक्टली हम साइज की बात करेंगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर हम वायरस को देखेंगे तो एग्जैक्टली वायरस जो होते हैं वो 100 नैनोमीटर या उससे के आसपास तक ही होते हैं, यहां तक होते हैं। एग्जैक्टली जो हम सेल की बात करते हैं वो सेल की शुरुआत लगभग 1 माइक्रोमीटर से शुरू होती है। इससे थोड़ा बहुत छोटे हो सकते हैं, 0.5 कह सकते हैं हम। 0.5 माइक्रोमीटर से सेल की शुरुआत होती है। जैसे बैक्टीरिया की बात करते हैं, PPLO जो होते हैं इससे छोटे होते हैं, और ये कहां तक जाते हैं, लगभग ये ऑस्ट्रिच एग जो है या चिकन एग जो होता है यहां तक सिंगल सेल जाते हैं। 100 नैनो मिलीमीटर की बात कर सकते हैं, मिलीमीटर की। और आपको पता है कि 100 माइक्रोमीटर से ऊपर की चीजों को हम नेकेड आई से देख सकते हैं, और 100 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर की चीजों को हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, और इस 0.1 नैनोमीटर से 100 माइक्रोमीटर की चीजों को हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो आप इस डायग्राम में समझ पा रहे होंगे, इसको अगर आप गौर से समझें तो आपको यहां पर ये दिख रहा होगा कि एग्जैक्टली जो सेल का जो रेंज है वो एग्जैक्टली अगर बात किया जाए तो 1 माइक्रोमीटर से लेकर के और 100 मिलीमीटर तक है, या उससे थोड़ा ज्यादा ही है, लगभग ये 150 या 125 मिलीमीटर तक हो सकता है। लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ह्यूमन एग की बात करते हैं, अगर हम ह्यूमन एग की बात करें, ओवम की बात करते हैं, तो ये आप देख रहे हैं लगभग ये 150 माइक्रोमीटर के आसपास।
एग्जैक्ट अगर आप बात करते हैं एनिमल और प्लांट सेल की जो रेंज है वो 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर के बीच में ही है, ये आप देख सकते हैं। प्लांट सेल थोड़ा सा बड़ा होता है, जबकि एनिमल सेल जो होता है थोड़ा सा प्लांट सेल के कंपैरिजन में छोटा होता है। तो इस चीज को आप यहाँ पर समझ पाएंगे कि जो रेंज है वो 1 माइक्रोमीटर से लेकर के ये 100 मिलीमीटर तक का रेंज आपका सेल का है। लेकिन जो मैक्सिमम जो सेल हैं ह्यूमन बॉडी के या प्लांट सेल के, उनकी रेंज कहाँ तक होती है? 100 माइक्रोमीटर से लेकर के 10 माइक्रोमीटर से लेकर के 100 माइक्रोमीटर के बीच में होती है। ये आपको चीजों को आपको समझना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चीज को जानने की। अगर आप यहाँ पे एटम की बात करते हैं तो एटम 0.1 नैनोमीटर, जो फैट के जो सेल्स होती हैं, लिपिड सेल्स होती हैं या प्रोटीन होती है, वहां पे आप 1 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर के बीच में बहुत छोटे होते हैं। वायरस वगैरह की तुलना आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये आपका एक जो सेल के साइज की जो बात कर रहा है वो आपको एग्जैक्टली 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर के बीच में हम प्लांट और एनिमल सेल की चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। इसको आपको ध्यान रखना। लास्ट बात आती है कि टाइप ऑफ सेल्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो एग्जैक्टली ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जब सेल की ओरिजिन हुई थी उस समय सेल उतना ज्यादा एडवांस नहीं हुआ करते थे, उतनी ज्यादा उसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी, उतनी ज्यादा चीजें उसमें नहीं थी जो आज के सेल में। तो सेल की ओरिजिन के अकॉर्डिंग उसका जो कंपोनेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग सेल को दो तरह से डिवाइड किया गया है। एक को हम लोग कह देते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और एक को हम लोग क्या कह देते हैं? यूकैरियोटिक सेल। यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा प्रोकैरियोटिक सेल और क्या है आपका यूकैरियोटिक सेल। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो बैक्टीरिया की सेल है दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल है। इसमें आप देखेंगे एक सेल वॉल होगी, कैप्सूल होगा, इसका खुद का डीएनए होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा, सेल मेम्ब्रेन से एक बल्जिंग स्ट्रक्चर होगा, इसको मीजोसोम कहेंगे, राइबोसोम्स होते हैं, लिक्विड होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं और मूवमेंट के लिए क्या होता है? फ्लैजेला होते हैं। वहीं पर हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरे टाइप के सेल को, यूकैरियोटिक की बात अगर हम करते हैं एग्जैक्टली अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यूकैरियोटिक सेल दो तरह की होती हैं, एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। प्लांट सेल आप देख पाएंगे कि ये एक तरह से कुछ हेक्सागोनल या रेक्टेंगुलर होते हैं, जबकि आपकी जो एनिमल सेल होते हैं वो कैसे होते हैं? वो स्फेरिकल होते हैं। प्लांट सेल एग्जैक्टली क्या होते हैं कि ये इसकी हम डिस्कस डिटेल में बाद में करेंगे, अभी आपको केवल ये जानना है कि सेल दो तरह के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। एग्जैक्टली दोनों में डिफरेंस क्या है? तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं, प्रो मीन्स होता है प्रीमिटिव। क्या होता है? प्रीमिटिव, यानी कि जो प्राचीन काल की हो। और कैरियन का मतलब होता है यहाँ पर, कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस, यानी कि दो सेल्स हैविंग प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस, मतलब उसमें न्यूक्लियस जो होता है वो कंप्लीटली डेवलप नहीं होता है, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है वो प्रिमिटिव टाइप का, यानी कि इनकम्प्लीट न्यूक्लियस होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी, यानी कि न्यूक्लियस जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। जैसे हम लोगों में क्या है कि न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन बाउंड होता है, उसके अंदर डीएनए वगैरह होते हैं, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। और दूसरी बात, प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वो हमेशा सिंगल सेल के होते हैं, प्रोकैरियोटिक जो होंगे ऑलवेज सिंगल सेल के होंगे। आप देखेंगे दुनिया में जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होंगे वो हमेशा एक सेल के ही बने होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और प्रोटोजोआ। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, जैसे ये आपके आर्की बैक्टीरिया, ये आपके बैक्टीरिया हैं। एग्जैक्टली बैक्टीरिया में कई तरह के हो सकते हैं। अगर ये सिंगल रॉड शेप्ड है तो इसको क्या कह देते हैं? बेसिलस कह देते हैं। अगर ये स्फेरिकल है
तो इसको कॉकस कह दिया जाता है। अगर ये स्पाइरल है तो इनको स्पाइरल कह दिया जाता है, और अगर ये कॉमा शेप्ड है तो क्या कहते हैं, कॉमा, यानी कि इनको क्या कह देंगे, कॉमा कह देते हैं। तो उनके नाम पर इनको रखा गया उनके शेप के अकॉर्डिंग। और कुछ प्रोटोजोआ जो होते हैं ये कैसे होते हैं, सिंगल सेल के, कई बार बताया मैंने आपको, अमीबा, यूग्लिना एंड पैरामीशियम। दीज आर एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक। ये सभी एग्जांपल किसके हैं, यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक के, यानी कि इन सभी में न्यूक्लियस नहीं होता है। इसका जो जेनेटिक मटेरियल यानी कि जो डीएनए होता है वो एक मिनट ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक डायग्राम यहाँ पे गलत बन गया है, इसको यहाँ से हटाना है कि एग्जैक्टली जो आपके ये अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम हैं, ये एग्जैक्टली क्या होते हैं, ये यूनिसेलुलर तो होते हैं बट यूकैरियोटिक होते हैं। ये कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक। इस स्लाइड को आप यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है, ये यहाँ पे गलत बना हुआ है। बाकी ये दोनों कैसे होते हैं, ये दोनों कैसे हैं आपके, ये आपके प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर होते हैं। यानी कि अगर बात किया जाए यहाँ पर कि प्रोकैरियोटिक सेल कौन कौन से होंगे, तो आर्की बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया, दीज आर प्रोकैरियोटिक। इनमें न्यूक्लियस नहीं होगा। अगर न्यूक्लियस नहीं होगा ये पूछा जाए तो आप कहोगे प्रोकैरियोट में। और प्रोकैरियोट में कौन आते हैं, एग्जैक्टली बैक्टीरिया आते हैं, और साइनोबैक्टीरिया आते हैं, और ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं। ये तीन जो हैं कैसे हो जाते हैं, आपके प्रोकैरियोटिक होते हैं, जिनमें न्यूक्लियस नहीं होगा। एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि अब जेनेटिक मटेरियल कहाँ पर होगा, तो सपोज ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में जहां पर इसका डीएनए होता है, जिस जगह पर लोकेटेड होता है, ये इसका हो गया डीएनए जो सर्कुलर होता है। और जहां पर डीएनए इसका होता है, जिस लोकेशन पे होता है, उस लोकेशन को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोइड कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोइड कहा जाता है। तो जहां पर डीएनए रखा होगा उस स्पेस को न्यूक्लियोइड कहते हैं। और डीएनए सर्कुलर होता है, जो बैक्टीरिया का यानी कि प्रोकैरियोट क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। इसको आपको ध्यान रखना। लास्ट में आपका है यूकैरियोटिक। यू मीन्स होता है ट्रू, जो ट्रू, और कैरियन मीन्स क्या होता है बेटा, कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस, यानी कि ऐसी सेल जिनमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड हो, यानी कि जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, यानी कि ये सेल के अंदर न्यूक्लियस क्या हो, प्रेजेंट हो। ये इस तरह का न्यूक्लियस उसमें हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, और उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म हो, और इसके अंदर क्या हो, यहाँ पर एक न्यूक्लियोलस हो, और इसी के अंदर जो आपका क्या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो, इसको क्या कहते हैं, क्रोमैटिन। तो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस अगर है तो उसको क्या कहा जाएगा, यूकैरियोटिक कहा जाएगा। और ये जिसमें न्यूक्लियस होता है उसको एडवांस सेल कहा जाता है। हम लोगों में जो सेल होती है वो कैसी होती है, वो एडवांस सेल है। इसमें बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। यूकैरियोट में ही चाहे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो, क्लोरोप्लास्ट हो, आपका इंडोप्लाज्मेटिकुलम हो, गोल्जी बॉडी हो, प्लास्टिड हो, पेरोक्सिसोम हो, लाइसोसोम हो, दीज आर प्रेजेंट इनसाइड द यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल बहुत एडवांस सेल हो जाती है। जितने भी प्लांट हैं, हायर प्लांट, जितने भी एनिमल हैं, और जो भी आपके प्रोटोजोआ हैं, चाहे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब जो होते हैं, इन सब में जो सेल पाई जाती है वो कौन सी होती है, वो यूकैरियोटिक सेल होती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ यूनिसेलुलर। तो अब पूछा जाए कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक कौन होते हैं, तो आप कहेंगे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्रोटोजोआ होते हैं। कौन होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, दीज आर प्रोटोजोआ, एंड इनमें सेल कैसी होती है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक।
और मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक कौन होते हैं? मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक से हम हो गए, हम मतलब ह्यूमन बीइंग हो गया, एलिफेंट हो गए, सारे प्लांट हो गए, ये कैसे हैं? ये सब मल्टी सेलुलर। तो कोई भी इंसेक्ट है, इंसेक्ट की बात हो जाए, व्हेल की बात हो जाए, प्लांट की बात हो जाए, यहाँ पर जेली फिश की बात हो जाए, यानी कि जो भी पानी में जो जीव रहते हैं, फ्लावर की बात हो जाए या किसी एनिमल की बात हो जाए, ये सब कैसे हैं? दीज आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक। इसके सेल में भी न्यूक्लियस होगा, हमारे में भी होता है, ब्लू व्हेल में भी होता है, फ्लावर में भी होता है, जेली फिश में भी होता है और प्लांट भी होता है। इन सभी के सेल में क्या होगा? न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस अगर है सेल में तो वो क्या कहलाएगा? यूकैरियोटिक कहलाएगा, जैसे सभी प्लांट, सभी एनिमल और सभी प्रोटोजोआ। और अगर न्यूक्लियस नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? प्रोकैरियोटिक, जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। इसको आपको ध्यान रखना होगा। लास्ट में हम लोग देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल एट अ ग्लांस। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक बताया हमने कि इसका साइज छोटा होता है, इसका साइज बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक का साइज लगभग 1 से लेकर के 10 मिलीमीटर हो सकता है और इसका 5 से 100 मिलीमीटर हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। जैसे ऑस्ट्रिच का एग। न्यूक्लियस नहीं होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है। इसमें सिंगल क्रोमोसोम होता है जिसको, और वो सर्कुलर होता है, उसको हम क्रोमोसोम भी नहीं कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं उसको? जेनेटिक मटेरियल कह सकते हैं। इसमें कई सारे क्रोमोसोम हो सकते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम होते हैं। और डीएनए कैसा इसका होता है आपका? इस आपका जो है वो डबल हेलिकल होता है। न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है। न्यूक्लियस की जगह पे यहाँ पर क्या होता है? न्यूक्लियोइड होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोइड होता है। जबकि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वेल डेवलप होता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स इसमें नहीं होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी एपैरेटस हो गया, लाइसोसोम हो गया, ये सब इसमें प्रेजेंट होते हैं। सेल डिवीजन होता है, वो फिजन के द्वारा होता है और बडिंग के द्वारा होता है। जबकि यूकैरियोट में जो सेल डिवीजन होता है वो माइटोटिक होता है। माइटोटिक मतलब होता है कि सेल मल्टीप्लाई करते हैं, जब एक सेल से 2 सेल बनती है उसको माइटोटिक कहते हैं, जो सोमैटिक सेल में होता है। इसको आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। और मियोटिक का मतलब होता है जब स्पर्म और ओवम बनते हैं, उसमें एक सेल से 4 सेल बनते हैं, जिसको कहा जाता है माइटोटिक सेल। इन चीजों को हम लोग आगे और एक्सप्लेन करेंगे। आज हम लोग यहीं पर इसको फिनिश करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि सेल जो होता है वो, उसमें कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और उनके फंक्शन क्या होते हैं, और प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या होता है। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। गुड नाइट।